जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर अमित पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, एक सवाल जो है वो आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और वो ये है कि सर हिंदी की परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। भले यहाँ पे केवीएस, एनवीएस और एलटी ग्रेड एग्जाम लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, यूजीसी नेट, जेआरएफ वगैरह की परीक्षा, इन सब एग्जामों को लेकर के सम्मिलित रूप से हम लोग आज ये बात करेंगे कि किसी भी हिंदी परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए और कैसे, किस तरीके से, किस पद्धति से पढ़ करके हम लोग एग्जाम निकाल सकते हैं। साथ में यह भी देखेंगे कि हम लोगों को गाइडेंस की आवश्यकता होती है या हम लोग घर पर बैठ करके अपने से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपनी क्लास पे चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये क्लास केवल 15 मिनट की होती है और 15 मिनट में ही सब चीजें आपको फास्ट पेस में बता दी जाती है। तो देखो बच्चा, पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि भाई मैंने ये सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही, है ना, क्योंकि 15 मिनट वाली की सारी 15 मिनट की जो भी वीडियोज होती हैं उनमें सब कुछ जो है वो पहले से ही हम लोग लिख करके बता देते हैं। भले यहाँ पे केवल हिंदी परीक्षा के लिए लिखा गया हो, लेकिन बाकी परीक्षा मतलब बाकी किसी विषय की तैयारी करने वाले भी इस वीडियोज को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि भैया रणनीति सबकी एक ही होती है, कोई अलग से रणनीति नहीं आती। ठीक, तो अब देखो बच्चा, पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में होता यह था कि केवल प्रीलिम्स का एग्जाम होता था परीक्षाओं में और भाई उसके बाद सीधे सीधे इंटरव्यू हो जाता था और कुछ जगहों पे तो इंटरव्यू भी नहीं होता था, सीधे सीधे सिलेक्शन ही हो जाता था, है ना। कुछ जगहों पे ऐसा होता था कि सीधे इंटरव्यू के लिए यानी साक्षात्कार के लिए बुला लेते थे और साक्षात्कार के बेस पे ही जज कर लिया जाता था कि किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना है ना। लेकिन अब भैया हम लोगों की परीक्षाओं की तैयारी और रणनीति सब कुछ बदलने वाली है, क्योंकि आपको पता है टीयर 1 आ चुका है प्रीलिम्स, टीयर 2 आ चुका है मेंस और टीयर 3 है साक्षात्कार। एलटी ग्रेड की परीक्षा में भी ऐसे ही कर दिया गया है, जेआईसी प्रयोक्ता की परीक्षा में भी ऐसे ही कर दिया गया है, केवीएस की परीक्षा में भी ऐसे ही कर दिया गया है। इसके अलावा यूपीएससी जो भी परीक्षाएं आयोजित कराता है डिग्री कॉलेजेस वगैरह के लिए, है ना, अपनी संस्थाओं के लिए, और भाई राज्य स्तर पर भी जो भी परीक्षा होती है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, उनमें भी आज के समय में यही रूल फॉलो किया जा रहा है। तो अब भैया हम लोगों को पहले की तरह केवल प्रीलिम्स परीक्षा की तरह रट करके, रट्टा मार करके एग्जामिनेशन में जा करके पास होने की चुनौती नहीं रह गई है। अब बच्चा यह भी देखा जाएगा कि हम लोगों के अंदर लिखने की क्षमता है भी कि नहीं है। समझ में आया? तो अब रणनीति हम लोगों को बदलनी होगी। तो सबसे पहली चीज बच्चा, अब हम लोग सीधे चलते हैं रणनीति पे, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो हम लोगों को जो सबसे पहली चीज ध्यान रखनी चाहिए वो ये है भाई कि ये जो सभी चरण है ना बच्चा, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस साक्षात्कार, इनकी तैयारी अलग अलग नहीं की जाती है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भैया अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की बाद में करेंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज तो आप लोग यही जान लीजिए कि इनकी तैयारी अलग अलग नहीं की जाती। आप लोगों को पता है किसी भी एग्जाम को निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको कम से कम हिंदी साहित्य का इतिहास की एक किताब कंठस्थ होनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है, कंठस्थ होनी चाहिए। अब कंठस्थ का मतलब क्या? कंठस्थ का मतलब बच्चा अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका मतलब है हिंदी साहित्य का इतिहास की कोई एक किताब आप ले लीजिए, उसे 20-25 दफे आपको पढ़ना है। भाई मैं झूठी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, 20-25 बार आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक, ट्राई करके देख लीजिए। अब आप सोचोगे कि सर 20-25 बार पढ़ेंगे तो इतना समय निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, देखिए जब आप पहली बार पढ़ते हो ना किसी किताब को तो आपको टाइम लगता है, दूसरी बार पढ़ोगे टाइम कम लगेगा, तीसरी बार पढ़ोगे टाइम थोड़ा और कम हो जाएगा। जब 5 बार पढ़ लोगे ना तो आपको यह पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है और आप केवल उसी को अंडरलाइन करोगे और उसके बाद बस उसी अंडरलाइन वाले पॉइंट को ही पढ़ना है। तो पहले जो किताब आप भाई 1-1.5 महीने में पढ़ते थे, है ना, जब आखिरी चरण में पहुंचोगे तो वही किताब 2-3 दिन में पूरी खत्म हो जाया करेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको एक हिंदी साहित्य का इतिहास आपको कंप्लीट कंठस्थ करना पड़ेगा। अब आप लोग सोचोगे कि कौन सी किताब लो, तो भाई देखिए मैं जो सबसे अच्छी किताब मानता हूं ना आप लोगों को सब कुछ याद दिलाने के लिए, आप लोगों को जिसकी भाषा समझ में आए, वो किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह जी की। वो किताब ले लीजिए, उसमें बहुत सारे कोटेशन दिए हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, है ना। तो आप लोगों को जो भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए पर्याप्त मटेरियल उसमें दिया गया है और संक्षेप में चीजें लिखी गई है ना। तो आपको मेंस की परीक्षा में भी काम आएगा। ठीक, तो एक हिंदी साहित्य का इतिहास की पुस्तक आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास की जब पुस्तक आपने एक कंठस्थ कर रखी है, उसके बाद भैया आपको दूसरे चरण में उतरना है। और दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण मेंस नहीं है, ठीक है ये मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, तैयारी यानी रणनीति का दूसरा चरण। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास की एक किताब जब आपने कंठस्थ कर ली, उसके बाद भाई चाहे तो आप हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास उठा लीजिए, है ना, गोविंद चंद पांडे, सरस्वती पांडे वाली किताब को, ठीक, उससे पढ़ लीजिए, या तो भाई अरिहंत वगैरह ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए जहां पे आपको बहुत सारे फैक्ट मिल जाए, या दृष्टि की किताब ले लीजिए जहां पे आपको बहुत सारे फैक्ट मिल जाए। ठीक, उनमें से किसी किताब को आप रेफरेंस के तौर पे और यूज कर सकते हैं कि जो चीजें बच्चन सिंह में नहीं मिलेंगी उनको पढ़ना है।
उसके बाद भाई, ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पढ़ाई, ठीक, कि सभी की तैयारी साथ में करनी है, पहला ही बता दिया था। उसके बाद भैया दूसरी हो गई पढ़ाई। पढ़ाई के साथ में दूसरी चीज, एक और चीज याद रखनी है कि रिवीजन आपको समय से करते चलना है, रिवीजन करने को भूलना नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा और भूल गए, ठीक। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि 20-25 बार पढ़ना है, ठीक। तो 20-25 बार का मतलब क्या है, रिवीजन ही है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद जो भी किताब में, मतलब जो भी आपने ली, दृष्टि की किताब ली, चाहे कोई भी और किताब ली गाइड बुक के रूप में, उसमें केवल वही चीज अंडरलाइन कीजिएगा जो आपको बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में नहीं मिलेगी, उसके अलावा कुछ भी अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। और जो भी चीजें वहां पर नहीं मिल रही हैं उनको अलग जगह पे, एक जगह पे लिख लीजिएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में जो चीजें नहीं लिखी होंगी उनको एक जगह पे लिख लीजिएगा, आपकी नोट्स भी तैयार हो जाएगी, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आपको सिर्फ नोट्स पढ़नी है और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ना है, ठीक। इससे आपका प्रीलिम्स का भी काम होगा और मेंस का भी काम होगा। मेंस का काम कैसे होगा, देखिए मेंस का काम ऐसे होगा कि जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं ना, वही आपको मेंस में लिखना होता है। मेंस में आपके यहाँ किस तरीके का उत्तर लेखन हो रहा है भैया, यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनमें आपको 200 शब्द सीमा दी गई है। एक शब्द सीमा दी गई है 125 शब्दों की और दूसरी शब्द सीमा दी गई है 200 शब्दों की। इसके ऊपर बढ़ना ही नहीं है। तो जब इसके ऊपर बढ़ना ही नहीं तो आपके पास कंटेंट बहुत होगा लिखने के लिए, लेकिन शब्द कम रखने हैं। जो शब्द कम रखने हैं इसका मतलब बहुत संक्षेप में लिखना है। तो भैया अगर बहुत संक्षेप में लिखना है तो आप ज्यादा चीजें लिख ही नहीं पाओगे, है ना। और भाई उत्तर लेखन की पद्धति क्या होती है, ये सब तो मैं आप लोगों को पढ़ाता ही रहता हूं। जो भी बच्चे भाई ऐप पे आते हैं, मतलब अपना बैच परचेज करके, उनको पढ़ाता ही हूं, ठीक। तो आप लोग आएंगे तो आप लोगों को वहां पे पढ़ाई दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भाई, अगर आप लोग अपने से ही पढ़ना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यूपीपीसीएस अपर का एग्जाम पहले हुआ करता था, है ना। तो उसमें हिंदी साहित्य ऑप्शनल एक पेपर हुआ करता था मेंस में, है ना। तो मेंस के जो टॉपर रहे होंगे उस समय के, उनकी कॉपियां उपलब्ध रहती है, उनकी कॉपियों को डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कि उन्होंने मेंस का उत्तर कैसे लिख रखा है। एक तो तरीका यह है कि आप वहां से पढ़ लो, और दूसरा तरीका यह है भाई कि मतलब उत्तर लेखन की कला सीखने का, कि भाई सीधे सीधे हम लोगों के पास आ जाइए, ठीक है, हम लोग आपका मार्गदर्शन कर ही देंगे, ठीक। उसके बाद बच्चों देखिए, जितने भी एग्जाम आज के समय में हो रहे हैं सब में सामान्य अध्ययन के भी 20-25 प्रश्न, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिंदी के बच्चों के लिए खासकर बता दूं कि हिंदी के बच्चों का सामान्य अध्ययन एकदम जमीन के नीचे गिरा हुआ होता है ना। और यही उनका कॉन्फिडेंस लो करता है कि भैया हिंदी के बच्चों को पता ही नहीं होता कि सामान्य अध्ययन में पढ़ना क्या है ना। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। एक तो भैया आप लूसेंट को पढ़ लो, है ना, क्योंकि आपको यूपीपीसीएस के अपर एग्जाम के बराबर नहीं पढ़ना है, ठीक है भाई। तो लूसेंट में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया हुआ है, ठीक है, प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास नहीं पूछा जाता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लीजिए लूसेंट से। उसके बाद इतिहास हो गया, फिर भूगोल पढ़ लीजिए, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल लूसेंट से ही, ठीक। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था दी हो वो पढ़ लीजिए, भारतीय संविधान पढ़ लीजिए और कुछ मत पढ़िए। उसके बाद लूसेंट में जो अतिरिक्त वगैरह सब कुछ दिया ना, कुछ मत पढ़िए। इतना तो कर सकते हैं, एग्जाम निकाले भाई, 30 क्वेश्चंस का सवाल है, ठीक। और लूसेंट के अलावा आप लोगों को करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए बच्चा मैंने आपको सारी यूट्यूब पे क्लासेस दे दी है, और जितना भी मैंने पढ़ाया है अगर उतना पढ़ करके आप चले जाते हैं तो उससे ज्यादा सामान्य अध्ययन में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। हर संडे को 10 बजे से 12 बजे तक लेकर के मैं यूट्यूब पर क्लासेस लिया करता था, और उसमें मैं आप लोगों को यही बताता था कि भैया करंट अफेयर्स में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही पढ़ना है। और मैं सारी चीजें लिखवा करके देता था आप लोगों को कि लिख लीजिए इसको, ठीक, इससे ज्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो बस उस वीडियोस को देख लीजिए और ये क्या कर लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, हो गया। सामान्य अध्ययन इससे ज्यादा नहीं आएगा, समझ में आया। तो इससे हो जाएगी आपकी तैयारी पूरी। देखिए बच्चे जो है ना वो गलती ये करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भैया हमारा हिंदी बहुत अच्छे से तैयार है, तो हिंदी बहुत अच्छे से तैयार है तो हम सामान्य अध्ययन में तीर मार लेंगे। भाई आप याद रखना, ठीक है, हिंदी आपका कितना भी अच्छा तैयार हो, ठीक, अगर आप 110 करते थे क्वेश्चन तो अब आप 115 करने लगोगे, 118 करने लगोगे, तो आपका इजाफा कितना हुआ क्वेश्चंस का, 8 क्वेश्चन का इजाफा हुआ, है ना। बाकी बच्चे आपसे 8 अंक पीछे रहेंगे। लेकिन सामान्य अध्ययन में क्या है भाई, अगर आप 5 क्वेश्चन करते थे आप सीधे 25 करने लगोगे, तो कितने अंकों का इजाफा हुआ, 20 क्वेश्चंस का इजाफा हुआ, ठीक। तो अगर 20 क्वेश्चन आपके बढ़ रहे हैं कहीं पे तो उस चीज को छोड़ सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए सामान्य अध्ययन पढ़ना आवश्यक है। सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे तो वो आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के भी बहुत सारे दर्दों को, दुखों को, गलतियों को माफ कर देगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए आप लोगों को पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना है ना, पुराने मतलब जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके पुराने प्रश्न पत्रों को आपको देखना रहेगा। और एक किताब आती है जिसका नाम है यूथ, ठीक है, उसमें 13,000 से ज्यादा पुराने प्रश्नों का संकलन दिया गया है, ठीक, और टॉपिक वाइज दिया गया है, ठीक। तो आपको उस किताब को तो भैया अच्छे से पढ़ना है, जितने क्वेश्चन में आप लोग फंसते हैं उन क्वेश्चंस को अलग जगह पे लिख लेना है, ताकि अगर वो क्वेश्चन कभी आए तो आप उसमें फंसे ना। याद रखिएगा कि बच्चा पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है, इसके बिना एग्जाम पास नहीं कर सकते। मैं कई बार बता चुका हूं कि भाई तैरने के ऊपर
आप 50 किताबें पढ़ लीजिए और 50 किताबें पढ़ करके तैरने की सारी कला जान जाइए और उसके बाद यमुना पुल से छलांग मार दीजिए, आप डूब जाएंगे। इसलिए डूब जाएंगे क्योंकि आपने अभ्यास कभी नहीं किया है। तो भैया अभ्यास आपको करना ही है, ठीक है, पुराने प्रश्न पत्रों का। और इसके अलावा उस अभ्यास को करने के साथ साथ आपको उत्तर लेखन का भी अभ्यास करना है, क्योंकि भैया आपका मेंस का भी परीक्षा होगा, है ना, मेंस की भी परीक्षा होगी, ठीक है बच्चों। और सबकी तैयारी साथ साथ में ही की जाती है ना। फिर उसके बाद भैया उत्तर लेखन की कला पे आ जाते हैं। तो उत्तर लेखन की कला के लिए मैंने आपको बताया, देखिए उत्तर लेखन में भाई आपको उस हिसाब से नहीं लिखना होता जिस हिसाब से आप 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम में या ग्रेजुएशन में आज तक लिखते आए हैं। वहां पे भैया शब्द सीमा नहीं होती थी, यहाँ पे सीधे 125 शब्द 200 शब्द, उससे आगे का पेज ही नहीं मिलेगा। 125 शब्द के लिए 2 पेज देंगे और 200 शब्द वाले आंसर के लिए 3 पेज देंगे, उसके बाद जगह ही नहीं होगी, तो लिखोगे कहां आप, है ना। और 3 घंटे का समय होता है, 3 घंटे में 20 प्रश्न करने रहते हैं, ठीक। तो उस स्थिति में बच्चे पेपर भी पूरा नहीं कर पाते, उनको लगता तो है कि 125 और 200 शब्द है, पेपर ही पूरा नहीं होता, है ना। तो वो सारी की सारी कला कौन सिखाएगा आपको, वो भाई मैं सिखाऊंगा। और कब सिखाऊंगा, जब आप मेरे साथ आएंगे, है ना। अपने से भी आप कोशिश कर सकते हैं, वही यूपीपी से सफर के मेंस के पुराने प्रश्न पत्रों को, वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के डाउनलोड कर लीजिए, उनको देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको आइडिया रहेगा। इसके अलावा यूपीएससी में मेंस में ऑप्शनल में हिंदी साहित्य है, वहां पे प्रश्न पत्र में सेम यही पैटर्न फॉलो होता है। उन प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करके देख लीजिए कि प्रश्न पत्र कैसे पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि आयोग तो वही है, ठीक। मतलब यूपीएससी और यूपीपीएससी यही सब तो आप लोगों के आयोग है, ठीक। यूजीसी में तो है ही नहीं ये सारी चीजें। तो बच्चा याद रखिएगा, इस तरीके से आप लोगों का काम चलेगा। और उसके बाद भाई अगर आप उत्तर लिख पा रहे हैं, ठीक, तब तो आपको कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर उसके बाद आप उत्तर नहीं लिख पा रहे, तब आपको पड़ेगी मार्गदर्शन की आवश्यकता। इसलिए मैंने आखिरी पॉइंट लिखा है कि मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है। देखिए मार्गदर्शन की आवश्यकता इसलिए होती है ना, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इस हिसाब से डिजाइन है कि भाई वो प्रैक्टिस एंड एरर के सिद्धांत पे चलता है कि भाई प्रयास करते चलो, ठीक है, और अगर कोई त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को सुधार लो। लेकिन इस प्रक्रिया में 4-5 साल बीत जाते हैं। तो अगर आप लोगों को 4-5 साल अपने नहीं गंवाने हैं, है ना, जल्दी सिलेक्शन लेना है, तो भाई जुड़ जाओ। हम लोगों के पास जो अनुभव है, ठीक, उस अनुभव के थ्रू हम आप लोगों को सीधे सीधे उस 4-5 साल आगे कर देंगे, है ना। तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और फीस कितनी है भाई, फीस बहुत कम रहती है, 2-3 हजार के ऊपर तो कभी हम लोगों की फीस नहीं जाती। लेकिन अगर आप 4 साल पहले सिलेक्शन पाते हैं और 4 साल बाद सिलेक्शन पाते हैं, तो उस स्थिति में आप कितना पैसा कमा सकते हैं और कितना खर्चा कर सकते हैं, उसका हिसाब निकाल करके देख लीजिए, ठीक। तो इसलिए आप लोगों को मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि भैया हम आपको प्रीलिम्स भी पढ़ाएंगे, मेंस भी पढ़ाएंगे और पूरा का पूरा तैरना भी सिखाएंगे हाथ पकड़ करके। ऐसा नहीं होगा कि आपको बीच मझधार में छोड़ देंगे। तो देखिए ऐसा है ना कि तैयारी जो है वो जरूरी नहीं है कि भाई किसी के मार्गदर्शन में ही की जाए, लेकिन अगर मार्गदर्शन रहेगा, अगर कोई गुरु रहेगा, तो वही तैयारी जो आप एरर से सीखते, अपनी अशुद्धियों से सीखते, वो तैयारी जल्दी हो जाएगी। और भाई मैं आप लोगों का पूरा व्याकरण चेक करूंगा कि भैया आप हिंदी का पेपर दे रहे हो, हिंदी के एग्जाम में, और अगर आपकी भाषा शुद्ध नहीं है तो आपका काम कैसे चलेगा। तो मैं पूरी भाषा शुद्धि भी कराता हूं और भैया एकदम अच्छे से ये सिखाता हूं कि किस तरीके से आप लोगों का काम आपके परीक्षा में चलेगा, ठीक है, कि किस तरीके से बुलेट्स के फॉर्म में, नंबरिंग के फॉर्म में, ग्राफ, डायग्राम या चित्र के माध्यम से इस तरीके से उत्तरों को लिखा जाता है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने पे मजबूर हो जाए। और उद्धरण किस तरीके से दिए जाते हैं, किस तरीके से उद्धरणों को बाकी चीजों से अलग दिखाना है कि एग्जामिनर का दिमाग उस पर जाए ही, ये सारी चीजें मैं आपको मार्गदर्शन में सिखाऊंगा। तो इसलिए बच्चों क्या होगा, इसलिए आप लोगों को भैया प्रीलिम्स, मेंस और साक्षात्कार के लिए मतलब कोई चिंता ही नहीं करनी है। एक बार अगर आप हम लोगों से जुड़ते हैं तो आप लोगों को सब कुछ सिखाया जाएगा। और बाकी इसके अलावा किस तरीके से आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं बिना कोचिंग के, ये तो बता ही दिया है, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास भी जल्दी ही होगी, तो आप लोगों को उसमें भी कुछ ना कुछ बताया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों, बाय बाय, शुभ रात्रि।